आदाब फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ, CLDD हॉस्पिटल जम्मू से। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज़ होता है उसके लिए डाइट, जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, रिसर्च और जो प्रैक्टिकल फूड जो हम बार बार घर में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लोग अक्सर मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या फाइबर जो ज़्यादा खाने से जो है कब्ज़ में फ़र्क पड़ेगा? लेकिन जो असल में सवाल है वो ये है कि कौन सा फाइबर, कितनी क्वांटिटी में खाया जाना चाहिए, क्या सबके लिए सेम डाइट काम करती है, क्या जो मेरे लिए डाइट है क्या वो आपके लिए भी सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक के लिए जो है ये एक वन थिंग फिट्स ऑल नहीं है, वन हर एक के लिए एक ही चीज़ नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में लेटेस्ट जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं और रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कस करूंगा कौन सी बेस्ट डाइट है, साइंटिफिकली जो प्रूवन फूड्स हैं, जो साइंस हमें बताती है कि जो ये 100% इसके इस्तेमाल से फ़र्क पड़ सकता है, और प्रैक्टिकल टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपके कब्ज़ में डाइट से ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाना चाहिए। और जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है या जिनको कोई वार्निंग साइंस है वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, उनको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब है, कब्ज़ का क्या मतलब है? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि अगर मरीज़ को हफ्ते में 3 से कम बार लेटरिन आती है या मोशन पास करते हैं, या स्टूल जो है वो ज़्यादा हार्ड है, जैसे पैलेट जैसे होते हैं ना, जैसे वो गोलियों जैसा होता है सख्त, वैसा हो, पैलेट जैसा हो, या ज़्यादा ज़ोर लगाने से हो, या मोशन के बाद भी पेशेंट का जो पेट है लेटरिन के बाद भी उनको कंप्लीट एम्प्टी फील ना हो, इन सब को हम कॉन्स्टिपेशन में ग्रुप करते हैं। और अगर ये सिम्टम 3 महीने या उससे ज़्यादा चल रहे हों तो हम इसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो अब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में सबसे पहली बात समझना जो ज़रूरी है वो ये है कि हर कॉन्स्टिपेशन में फाइबर डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता है। इसमें काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, वो मैं आपको बाद में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं सिर्फ फाइबर बढ़ाना कहने से मरीज़ का जो है जो ये हर पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसलिए कुछ स्पेसिफिक फूड्स हैं, कुछ 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 बहुत अच्छे जो हैं खाने या फ्रूट्स हैं, उनमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो एविडेंस बेस्ड अप्रोच ज़रूरी है। और ये लेटेस्ट एक अभी गाइडलाइन आई है ब्रिटिश डाइटिक सोसाइटी से। ब्रिटिश डाइटिक सोसाइटी ये बोलती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो पाया जाता है खाने में, जो और जो साइंटिफिकली प्रूवन है, तो सबसे पहला है कीवी फ्रूट। जो कीवी फ्रूट है, लेटेस्ट ट्रायल्स के मुताबिक रोज़ 2 या 3 कीवी फ्रूट खाने से जो मरीज़ का जो स्टूल लैट्रिन की जो फ्रीक्वेंसी है ये इम्प्रूव हो जाती है, मरीज़ का जो स्ट्रेनिंग है वो कम हो सकता है, और ब्लोटिंग में भी थोड़ा सा रिलेटिवली कुछ कम हो जाता है। तो कीवी फ्रूट, जिसको भी कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो वो कीवी फ्रूट को ऐड करे और उससे मरीज़ को जो है कब्ज़ में काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इसलिए अगर अवेलेबल हो तो कीवी जो है एक वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल लैक्सेटिव्स माना जाता है, जो नेचुरल पेट को साफ कर पाए। तो नंबर 1 पे है कीवी फ्रूट। नंबर 2 पर है इसबगोल, जिसको हम साइलियम भी बोलते हैं। ये एक बेस्ट फाइबर सप्लीमेंट है। गाइडलाइंस और काफ़ी सारी रिसर्च इसके बारे में के मुताबिक साइलियम हस्क जो इसबगोल जो है ये सबसे ज़्यादा स्टडीड फाइबर है, पूरा रिसर्च सबसे ज़्यादा इस पे की गई है। तो इसको हमें लेकिन क्या करना है, जो ये इसबगोल है ना, ये ऐसे नहीं इनिशियली आप शुरू कर दो 3-4 चम्मच खा लो ना, ऐसा नहीं है। इसको आप ग्रेजुअली 5 ग्राम 3-4-5 ग्राम से शुरू करो। जैसे 5 ग्राम हो गया 1 चम्मच,
मच। तो ये रात को पानी या दही के साथ ले लो और धीरे धीरे जो है इसका डोज बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 10 ग्राम मतलब एक ऑप्टिमल डोज है इसकी। अगर से भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो आपको फिर एक किसी अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप इसको ज़्यादा इकट्ठे बढ़ा देंगे ना, इससे गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है। इसबगोल कितना लेना है वो मैंने आपको बता दिया। अब तीसरे नंबर पर आते हैं सूखे आलू बुखारा, जो सूखा हुआ आलू बुखारा जो होता है, जिसको हम प्रून्स बोलते हैं। तो प्रून्स भी एक बहुत ही अच्छा खाना पाया जाया गया है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में, जिसमें कि फाइबर होता है और इसमें एक सॉर्बिटॉल होता है जो कि स्टूल में पानी खींच लेता है। और 4 से 6 प्रून्स अगर आप एक दिन में खाओ या प्रून का जूस लो, स्पेशली एल्डरली लोगों में, तो ये काफ़ी मुफीद पाया गया है। तो मैं फिर बोलता हूँ, प्रून्स लिमिट है 4 से 6 प्रून्स पर डे, तो ये बहुत ही मुफीद पाया गया है। और अगर सूखे हुए आलू बुखारा मिले तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम चलते हैं, जो चौथा खाना है वो है होल ग्रेन्स और एक राई होता है, राई ब्रेड इसको बोलते हैं। रिसर्च बताती है कि होल ग्रेन्स स्पेशली राई बेस्ड प्रोडक्ट्स अगर हैं या ये जो हैं ये वाइट ब्रेड से काफ़ी बेटर है और इससे बाउल मूवमेंट जो है ये बढ़ा देती है। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे मैं अब बताऊंगा, आटे वाली रोटी है, ओट्स है, ब्राउन राइस है, ये ज़्यादा बेहतर चॉइस होगी इन मरीज़ों के लिए जिनके लिए जो मैंने राई ब्रेड बताया या होल ग्रेन्स बोला है। तो ये आसान तरीका है जिससे मरीज़ को कब्ज़ में काफ़ी सारा फ़र्क मिल सकता है। अब पांचवा जो खाना है वो है मैग्नीशियम रिच फूड्स और वाटर। मैग्नीशियम जो है ना, आजकल हर एक बीमारी के लिए मैग्नीशियम का रोल बहुत ही मतलब आ रहा है। तो ये स्टूल्स में भी बड़ा अच्छा इसका मैग्नीशियम का रोल है। तो स्टूल को सॉफ्ट करता है ये मैग्नीशियम, कोलन की मूवमेंट जो है इसको इम्प्रूव कर देता है। और इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो हैं नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल, और कभी कभी मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी जो है वो लेना पड़ सकता है। मैग्नीशियम के सप्लीमेंट जो है वो सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। तो मैग्नीशियम अगेन एक मास्टर ये मिनरल माना जाता है, जिसका कि नींद में, जोड़ों में, जिसका मसल्स में, बहुत सारी चीज़ों में इसका रोल पाया जाता है। तो कब्ज़ में भी मैंने आपको बता दिया। और मैग्नीशियम के काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स जो मतलब आते हैं ओरल फॉर्म में, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के लिए स्पेशल मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स होते हैं, तो वो आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो है ये जो कुछ सारी बोली गई हैं कि ये लिमिटेड एविडेंस है इन पे, कि वो बोलते हैं कि यूज़फुल है, लेकिन पूरा सर्टेन जो है अभी नहीं है। कुछ प्रोबायोटिक्स जो है जिसमें एक बोलते हैं बाइफिडोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, ये चीज़ें जो हैं ये भी मतलब बोलते हैं कि इसका भी कुछ रोल पाया जाता है। कुछ पेशेंट्स में ये स्टूल फ्रीक्वेंसी है जो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन हर किसी में मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं करिएगा इससे, जो प्रोबायोटिक मैंने बताया। उसके बाद अब एक वाटर और हाइड्रेशन, जैसे आपको पता है कि ये कॉमन मिथ है कि ज़्यादा पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, लेकिन असल में ट्रुथ ये है कि पानी ज़रूरी है, लेकिन ये पानी जो इसके साथ फाइबर की जो है सप्लीमेंट भी पानी के साथ ज़रूरी है। जनरल एडवाइस ये होती है कि 1.5 से 2 लीटर तक जो है, जैसे सर्दियों में और गर्मियों में, और डिपेंडिंग अपॉन कितना पसीना आता है, वो पानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइबर जब हम बढ़ाते हैं ना, उस वक्त पानी भी जो है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि वो फाइबर जो है उसको पानी को रिटेन करती है। तो पानी भी बढ़ा देना चाहिए। नहीं तो आप सिंपल फाइबर खाओगे, हाइड्रेशन रखोगे नहीं, तो वो कब्ज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं जो कि खाने जो कि कब्ज़ को इम्प्रूव करते हैं। अब कुछ खाने हैं जो कि कब्ज़ को बढ़ा देते हैं, वर्सन करते हैं कब्ज़ को। तो कुछ लोगों में ये चीज़ें जो है कॉन्स्टिपेशन बढ़ा सकती हैं, जैसे हो गया लो फाइबर डाइट, या जिसमें फाइबर कंटेंट कम हो, हाई फैट हो गया हो, या मरीज़ को जैसे फास्ट फूड हो गया, या प्रोसेस्ड फूड हो गया, या वाइट ब्रेड जैसे होता है, जैसे हम मैदा बोलते हैं, या कुछ लोग ज़्यादातर एक्सेस चाय और कॉफ़ी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या नॉन वेज फूड्स जो हैं, वो भी कभी कभी लोगों में
कब्ज़ को बढ़ा देते हैं। जो फैट्स जो होते हैं ना, फैट जो है वो आंत की चाल को स्लो कर देते हैं। तो अब प्रैक्टिकल डेली टिप्स क्या हैं? सबसे पहली बात है कि ब्रेकफास्ट जो है आप स्किप ना करें। बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि स्कूल जाना है, बस उठ गए और भागो स्कूल ना, और स्टूल को रोकना भी नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रेकफास्ट जब आप स्किप नहीं करेंगे तो जो ही खाना स्टोमक में जाता है वो इंटेस्टाइन को बोलता है कि खाली हो जाओ और आने वाला है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। जब खाना ब्रेकफास्ट जो है ना उसको, वो जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को एक्टिवेट हो कर देता है, तो और उससे क्या हो जाता है कि लैट्रिन पास होने में आंत की जो चाल जो बढ़ जाए तो आसानी हो जाती है। और रोज़ मरीज़ को फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी सी ज़रूर करना चाहिए, और टॉयलेट के टाइम पे ना रश नहीं करना चाहिए, बस गए और निकल आए, नहीं, ऐसा नहीं करिए। और फाइबर जो है थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए। तो हर पेशेंट का जो गट है वो डिफरेंट होता है, ट्रायल और एरर जो है ये थोड़ा सा ज़रूरी है। तो अब आपने जो है, मैंने जैसे बताया था कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कब्ज़ के वक्त, जब अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ मरीज़ को लैट्रिन में ब्लड आए, या वज़न कम हो जाए, या मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पेन हो, या खून की कमी हो, या लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मरीज़ को सडन ऑनसेट, अचानक न्यू ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन हो जाए, जब मरीज़ को उम्र 50 या उसके ऊपर हो, तो उनको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का सलूशन सिर्फ फाइबर ज़्यादा खाना नहीं है। राइट फूड, राइट फाइबर, राइट क्वांटिटी, ये राइट तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और एविडेंस बेस्ड डाइट लॉन्ग टर्म रिलीफ देती है। ऐसे नहीं कि वर्ड ऑफ माउथ नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे उसने बताया बहुत ज़बरदस्त है आप खाओ, नहीं, ऐसे नहीं, एविडेंस बेस्ड। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ, CLDD हॉस्पिटल जम्मू से। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।